हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है यहाँ पर वो मौलिक अधिकारों के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 22 तक यहाँ पर डिस्कस किया था। तो दो तरीके के हमने यहाँ पर अधिकारों के बारे में बात की थी, जो थे हमारे समानता के अधिकार, जो हमारे पास हैं आर्टिकल 14 से 18 तक थे। तो हमने यहाँ पर समानता के अधिकारों के बारे में बात की थी अपनी लास्ट क्लास में, और हमने बात की थी यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में, जो थे हमारे आर्टिकल 19 से 22 तक। तो ये दो तरीके के अधिकारों के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी। आज हम बात करेंगे अपने शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में, जो आर्टिकल 23 और 24 में हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि ऐसी जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो बात करते हैं आर्टिकल 23 क्या कह रहा है। आर्टिकल 23 का कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम की यहाँ पर बात की गई है। जितने भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं हम यहाँ पर मानव के दुर्व्यापार के बारे में, यानी मानव का ऐसा व्यापार नहीं होगा जो यहाँ पर लीगल ना हो। यानी जैसे हम देखते हैं दास प्रथा, या जिसको हम यहाँ पर अपने पुराने जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात करते हैं। दास प्रथा हमारे समाज की एक बुराई ही थी, जिसको हम यहाँ पर समाप्त करने के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात की है। दास प्रथा में मानव का यहाँ पर दुर्व्यापार हो रहा था, और अलग अलग रेट पे या अलग अलग जो है क्वालिटी के हिसाब से मानव का यहाँ पर व्यापार था। फिर जो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पर बलात्श्रम। बलात्श्रम का कुछ इस तरीके से अर्थ है यहाँ पर कि आपको बिना अपनी मजदूरी के यहाँ पर काम करना पड़ता था, बिना वेतन के काम, बिना वेतन के काम। जो बड़े बड़े जमींदार थे वो यहाँ पर क्या करते थे, आपसे दिन भर मजदूरी काटते थे पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, और बिना वेतन के ही वो आपसे यहाँ पर काम ले रहे थे। तो बलात्श्रम का यहाँ पर निषेध करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद यहाँ पर इसका यह है कि सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार आपसे बिना किसी श्रम के या बिना किसी मजदूरी के काम करा सकती है। अपवाद यहाँ पर है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार आपसे यहाँ पर बिना किसी श्रम के काम करा सकती है। इसका यहाँ पर एक अपवाद भी यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 का यहाँ पर कहना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर कारखानों में काम करने की काम करने की यहाँ पर मनाही रखी गई है। 14 वर्ष तक के बच्चे ऐसे कारखानों में काम नहीं कर सकते जो यहाँ पर खतरनाक हों। तो यहाँ पर ये क्लॉज यहाँ पर रखा गया है। 14 वर्ष तक के अगर बच्चे हैं तो उससे जो नीचे वाले बच्चे हैं उनसे यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा की हमने बात की थी आर्टिकल 21A में। तो आर्टिकल 21A में हमने बात की थी यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल 21 और 24 यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल जो हमारे यहाँ पर 24 है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने की यहाँ पर मनाही है। तो इससे जो नीचे वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पर पूरी अथॉरिटी उनके पास है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमें दिखाई पड़ता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। तो जो तीन हमारे पास जो 4 आर्टिकल हैं ये संबंधित हैं हमें यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि प्रत्येक धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को यहाँ पर दी गई है। तो किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता प्रत्येक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर सिटीजन को। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि
अगर हम किसी व्यक्ति का यहाँ पर धर्मांतरण कराते हैं तो धर्मांतरण कराने का क्या हमारे पास यहाँ पर मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पर एक विवाद ऐसा ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद गया था यहाँ पर वो बात करता है आचरण करने और प्रसार करने की फ्रीडम। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो धर्मांतरण किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर हो रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। वो किसी यहाँ पर पैसे के मोह में या किसी और पद के लोभ में यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। उसका वो बिल्कुल स्वैच्छिक आधार पर यहाँ पर उसका धर्मांतरण होना चाहिए। यहाँ पर भी बात करते हैं हम प्रत्येक धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रसार करने की यहाँ पर स्वतंत्र फ्रीडम दी गई है। जो सिख धर्म है, सिख धर्म में आपको कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है, तो वो भी संबंधित है हमारे आर्टिकल 25 से। तो प्रत्येक धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रसार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है हमारे मौलिक राइट में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 24 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 26 कह रहा है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक समुदाय को यहाँ पर जो धार्मिक मामले हैं, चाहे वो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हों, डेली लाइफ से जुड़े हुए हों, या वो किसी उनकी संस्था से जुड़े हुए हों, तो इनको पूरा राइट है यहाँ पर प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने मामलों को यहाँ पर अपने तरीके से सुलझाने का। तो पूरा तरीके से यहाँ पर राइट है एक धार्मिक समुदाय को, चाहे उनकी कोई संस्था हो या उनका दैनिक जीवन यहाँ पर रखा गया हो। तो 24 जो 26 है आर्टिकल, वो यहाँ पर संस्था को यहाँ पर प्रबंध करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल यहाँ पर ऐसा कर नहीं लगाने की जो भारतीयों को, जो सरकार है उसको यहाँ पर ऐसा कर लगाने की नहीं अनुमति है जो धार्मिक विषय से संबंधित हो। क्योंकि जो भारत का इतिहास रहा है, जो यहाँ पर रूल करते थे इंडिया में, तो वो यहाँ पर जजिया कर आपने सुना होगा। तो जो जजिया कर था यहाँ पर वो एक धार्मिक विशेष कर था, मतलब एक धार्मिक, स्पेशली किसी धार्मिक समुदाय पर लगाया गया यह कर था। तो इस तरह की जो जजिया कर टाइप से जो कर दे उनको लगाने की मनाही की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बशर्ते कि अगर हम बात करते हैं धार्मिक विषय से संबंधित ना हो ऐसा कर लगाने की, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए उसके उत्थान के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर खर्च कर सकती है। दो तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हज यात्रा, जो अब तो यहाँ पर सब्सिडीज को समाप्त कर दी गई है, अभी जो इतना भी पैसा यहाँ पर हज यात्रा का था वो उस धार्मिक समुदाय पे यहाँ पर उनकी शिक्षा में खर्च करने की गवर्नमेंट ने बात की है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर कुंभ, जो कुंभ होता है हर 12 साल में, तो एक तो यहाँ पर यह है, और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर कैलाश यात्रा। तो जो इस तरीके के जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंड, तो वो स्पेशली किसी एक धर्म के लिए नहीं है, वो सभी धर्मों के लिए यहाँ पर समान चीजें करने का अधिकार दिया गया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो स्पेशली केवल एक धर्म पर ही खर्च करने की यहाँ पर बात नहीं की है, सभी धर्मों के समान रूप से यहाँ पर इसको खर्च करने की यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात की है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि राज्य एवं धार्मिक शिक्षा के संबंध में यहाँ पर दिखाया गया है कि राज्य और जो धार्मिक शिक्षा है उस तरीके का किस तरीके से यहाँ पर बैलेंस बना के चला गया है। तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे ग्राफ के थ्रू, वो ग्राफ हम यहाँ पर अभी बनाते हैं। आर्टिकल 28 का कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि ऐसा कोई भी संस्थान जो धार्मिक आधार पर यहाँ पर बनाया गया है उसमें कितने राइट दिए गए हैं राज्य को और शिक्षा के संबंध में यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए। एक तरफ हमारे पास जो है वो शिक्षण संस्थान है, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी ओर जो हमारे पास है वो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा उनको दी जा सकती है या नहीं, ये हमारे ग्राफ में यहाँ पर बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों का क्या मतलब है। तो संस्थान यहाँ पर पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है ऐसे संस्थान को जो पूर्ण तरीके से ही यहाँ पर डिपेंड हो गवर्नमेंट पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, दो ऐसे संस्थान हैं जो पूर्णतः यहाँ पर
आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट द्वारा ही यहाँ पर उनको मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर क्या राइट दिया गया है धार्मिक शिक्षा के लिए? तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार रखता है, यहाँ पर कोई भी स्कूल या कॉलेज है, वो धार्मिक शिक्षा यहाँ पर दे सकता है, लेकिन किसी स्टूडेंट को यहाँ पर वो बाध्य नहीं कर सकता कि आपको धार्मिक शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करनी है या नहीं। ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से स्टूडेंट पर कि स्टूडेंट का यहाँ पर क्या मन है। यदि वो चाह रहा है यहाँ पर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना तो वो ग्रहण कर सकता है, यदि उसका मन नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दो तरीके के जहाँ पर संस्थान हैं, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। और पहला था हमारे यहाँ पास यहाँ पर पूर्णतः वित्त पोषित। अगर पूर्णतः यहाँ पर कॉलेज को रन कर रहा है गवर्नमेंट तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और दूसरी हो रहा है यहाँ पर कुछ जो ग्रांट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल को प्रोवाइड कर रही है, तो और दूसरी तरफ है हमारे पास यहाँ पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी स्टूडेंट को वहां पर बाध्य नहीं होगा धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तीसरा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर पूर्णतः निजी। यहाँ पर पूर्णतः निजी है लेकिन उसको यहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं है। ऐसे संस्थानों की क्या स्थिति है? तो ऐसे संस्थान यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है। तो अगर वो पूर्णतः निजी है और वहाँ पर गवर्नमेंट की जो है इसको मान्यता भी नहीं है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और बाध्य भी किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कर सकता है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर एक धार्मिक शिक्षा संस्थान के बारे में और जो हमारे धार्मिक जो कल्चर है उसके बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पिनअप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो 29 है और 30। 29 और 30 दोनों संबंधित हैं हमारी शिक्षा और हमारी धार्मिकता से संबंधित, और ये संबंधित है हमारे जो अल्पसंख्यक हैं उनसे भी संबंधित यहाँ पर ही होने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कहीं अपने, अगर आप नोटबुक है तो उसको भी वहां पर आप उसको कहीं रफ भी कर सकते हैं, फिलअप भी कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 का यहाँ पर जो कहना है वो यहाँ पर यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के विकास का अधिकार दिया गया है। क्योंकि भारत क्या है, एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लिपि है और अलग अलग यहाँ पर कल्चर हमें दिखाई पड़ती है। तो एक एक कोर्स पे यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर बदल दिखाई पड़ती है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे, संविधान सभा के जो मेंबर थे, उनको ये आशा थी कि कहीं ना कहीं भविष्य में जाके उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति को यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो उसी को ही यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 29 में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के विकास का अधिकार यहाँ पर रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 यहाँ पर स्पेशली बात करता है अल्पसंख्यकों के बारे में, और वो यहाँ पर कहता है कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद के शिक्षा संस्थानों को रन करने की यहाँ पर विकास की उनको अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी
पसंद के शिक्षण संस्थानों को चलाने का अधिकार। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ किया गया है अल्पसंख्यक, वो यहाँ पर ही किया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितने तरीके के अल्पसंख्यकों की यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, तो दो तरीके के यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं जिनके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बात करता है। तो वो है यहाँ पर एक तो भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर, और दूसरी जो हमारे पास है वो यहाँ पर है जनसंख्या के आधार पर। यह हम बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर। तो इन दो आधारों पर यहाँ पर अल्पसंख्यक को बताया गया है। स्पेशली यहाँ पर जो यूज किया गया है वो अल्पसंख्यक वर्ड किया गया है। इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन परिभाषित किया है यहाँ पर भाषा आधार पर और यहाँ पर धार्मिक आधार पर। एक नया विवाद यहाँ पर दिखाई पड़ता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बात करता है पाई फाउंडेशन। पाई फाउंडेशन का एक यहाँ पर केस था वर्सेस कर्नाटक। तो इस पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक का एक केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो वो बात करता है कि दो आधारों पर हमें यहाँ पर अपने अल्पसंख्यकों को डिसाइड करना होगा। एक तो है हमारे पास यहाँ पर प्रांत के आधार पर, और दूसरा यहाँ पर है हमारे पास केंद्र के आधार पर, यानी जो हमारे स्टेट हैं उनके आधार पर और हमारे केंद्र के आधार पर यानी सेंटर के आधार पर। स्टेट के आधार पर अलग अलग भाषा और धार्मिक आधार पर यहाँ पर बताना होगा कि कौन कौन यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, और यहाँ पर सेंटर के आधार पर भी यानी केंद्र के आधार पर भी हमें यहाँ पर बताना होगा कि कौन भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है और कौन जो है वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है। तो ये जो पाई फाउंडेशन केस था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ पर ये पूछा भी जा सकता है। फिर जो अगर हम बात करते हैं कितने तरीके के अल्पसंख्यक हमें यहाँ पर अपने संविधान में देखने को मिलते हैं, या तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो मुस्लिम हैं वो अल्पसंख्यक हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पर सिख धर्म, वो भी यहाँ पर अल्पसंख्यक है। फिर हम अगर बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में जो सिख हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है। जो हमारे प्रांत वाला जो पाई फाउंडेशन में केस आया था, तो प्रांतों के आधार पर जो सिख धर्म वहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुसंख्यक हैं पंजाब में, लेकिन केंद्र में ये अल्पसंख्यक हैं। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ईसाई। फिर जो है हमारे पास वो यहाँ पर है पारसी, और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ है वो है यहाँ पर बौद्ध। बौद्ध हमारे पास यहाँ पर फोर्थ है। और फिर है हमारे पास यहाँ पर छठे हमारे पास आधार पर है यहाँ जैन, जिनको 2014 में ही दर्जा दिया गया है अल्पसंख्यकों का। तो 2014 में यहाँ पर दर्जा दिया गया है जैन धर्म को अल्पसंख्यकों का, इनको यहाँ पर पहले ही मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर 6 अल्पसंख्यक हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। सबसे नया यहाँ पर है जैन धर्म को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था 2014 में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना महत्वपूर्ण था हमने यहाँ पर उनको डिस्कस किया है। आर्टिकल 30 तक 31 जो था वो हमारे संपत्ति के अधिकार में था, तो उसको हमने यहाँ पर से निकाल कर आर्टिकल 300A में पहुँचा दिया है। ये हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। तो अब हमारे पास बचता है आर्टिकल 32 के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको पिनअप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।